मिट्टी के बर्तनों पर सभी जगह बनने लगे थे। लेकिन आप देखेंगे आगे चल करके जो चित्रकला है ये और भी ज़्यादा डेवलप करता है। गुप्त काल में भी इसका जो है विकास है वो जारी रहता है। सबसे ज़्यादा जो चित्रकला भारत में जो ज़्यादा प्रसिद्ध है जो हम देखते हैं वो गुफाओं में, प्राचीन काल की गुफाओं में चित्रकला हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और भित्ति चित्रकला जो है क्या है, जो दीवारों पे बनाए जाते हैं उसी को भित्ति चित्रकला कहते हैं। इसके अलावा लघु चित्रकला किसे कहते हैं? लघु चित्रकला जो कपड़ों पर बनाए जाते हैं, कपड़ों के ऊपर जो जैसे जो आप ड्रेस पहनते हैं उसमें जो डिजाइन बनाए जाते हैं, जो कलर के रंगों के छोटे छोटे होते हैं, तो क्या है लघु चित्रकला है। जो कपड़े पे बनाए जाएंगे, जो मिट्टी के बर्तन पे बनाए जाएंगे वो सब क्या होंगे, लघु चित्रकला। जो किताबों पे बनेंगे, किताबों के पेज पे बनेंगे वो सब क्या होंगे, लघु चित्रकला। लेकिन जो दीवारों पे बनेंगे वो चित्रकला का काफी बड़े आकार के होते हैं, तो वो बड़े आकार के हैं। लेकिन अगर लघु चित्रकला की बात करेंगे तो किताबों पर, कपड़ों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, इन सब पे जो बनते हैं ये सारे लघु चित्रकला कहलाते हैं। और चित्रकला आप जानते हैं मुगल काल में जो है काफी ब्रॉड रहा। हाँ, साउथ की मैंने बताया था कि गुफाओं के बारे में, बादामी की गुफा, अजंता की गुफा और बाघ गुफा, ये चित्रकला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक गुफा है सित्तनवासल, ये तमिलनाडु का है, ये भी अपनी गुफा चित्रकारी के लिए जाना जाता है। और सित्तनवासल गुफा में जो चित्र मिला है, वहाँ की गुफा में दीवार के चित्र बनाए गए, छत की, उसमें जंगल बनाया गया है और तालाब बनाया गया है। और इस तालाब में खूबसूरत कमल खिले हुए हैं, साथ ही उसमें मगरमच्छ भी बना, बहुत खूबसूरत चित्रण किया गया है तालाब का सित्तनवासल गुफा की छत पर। इसके अलावा बादामी की जो गुफा है, इस गुफा से एक राजप्रसाद का, एक दरबार का चित्र मिला है, जिसमें कुछ लोग जो है डांस कर रहे हैं और वो गीत गा रहे हैं, संगीत वहाँ पे चल रहा है और उसको पूरे लोग बैठ करके देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो खिड़कियों से भी देख रहे हैं। ये जो भव्य दरबार का दृश्य मिला है ये कहाँ से मिला, बादामी की गुफा से मिला, जो कि कहाँ है, कर्नाटका में है। और किसने बनवाया है, चालुक्यों ने बनवाया है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अरमामलाई भी गुफा है, ये भी आपका तमिलनाडु का है, इंपॉर्टेंट है। अरमामलाई और सित्तनवासल तमिलनाडु का है, बादामी जो है वो कहाँ का है, कर्नाटक का है। लेपाक्षी जो मंदिर है ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश में मिला है। लेपाक्षी मंदिर भी अपनी भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और भी है आपकी गुफाएं जिन पर चित्र मिलते हैं, जैसे आपका रावण छाया गुफा, ये उड़ीसा का है, इस पर भी भित्ति चित्रकारी की गई है। ये भी अपनी भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि रावण छाया गुफा किस राज्य में है, ये उड़ीसा में है, इसलिए इसको याद रखेंगे। और बाकी लघु चित्रकला तो आपको पता ही चल गया। तंजौर भी कहाँ है, तमिलनाडु का है, ये भी दक्षिण का। यहाँ पे सबसे ज्यादा खूबसूरत जो चित्र है वो देखने को मिलता है, काफी बेहतरीन चित्रकारी की गई है तंजौर में, जो कि आपका तमिलनाडु का ही इलाका है। इसके बाद बात करेंगे पाल शैली का। पाल काल में चित्रकला बहुत ही ज्यादा उन्नति करती है और यहाँ पे जो प्राचीन काल की चित्रकलाएं हैं उनका बहुत ही ज्यादा विकास हुआ था। और पाल काल जो है ये बौद्ध धर्म का संरक्षक है, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो चित्रकला है वो ज्यादा देखने को मिलता है और बंगाल के क्षेत्र में शासन करते थे। इसके अलावा पश्चिमी शैली भी है, ये पश्चिमी गुजरात, राजस्थान में भी ये शैली विकसित हुई थी और ये शैली भी अपने आप में एक आधुनिक शैली है जो कि पश्चिमी इलाके में डेवलप हुआ था। इसके अलावा और भी है, जैसे आप देखेंगे जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो आपको पता है मुगल काल में सबसे ज्यादा जो चित्रकला का विकास है जहांगीर के समय में हुआ, लेकिन पतन शुरू हो गया किसके समय में, शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय में पतन क्यों हुआ, क्योंकि उनका इंटरेस्ट चित्रकला में नहीं बल्कि वास्तुकला में था और वास्तुकला के क्षेत्र में उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, चित्रकला पर उतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया और इस वजह से इनके समय में जो चित्रकला है वो धीरे धीरे पतन की तरफ चला जाता है। वहीं जो जहांगीर हैं इन्हें वास्तुकला से ज्यादा इंटरेस्ट चित्रकला में था और इन्होंने चित्रकला पर ज्यादा ध्यान दिया
इम्पोर्टेंट है प्राकृतिक मंसूर। अब मंसूर जो है ये प्राकृतिक चित्र बनाना जानते थे और इनको नादिरुल अस्र की उपाधि जहांगीर के द्वारा दिया गया था। और जो अबू समद है ये जो है ये भी व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे और इनको जो है दिया गया था सीरी कलम की उपाधि अकबर के द्वारा। ये उनके गुरु भी थे तो उनको सीरी कलम की उपाधि अकबर ने दिया था। और नादिरुल जमा की जो उपाधि है ये दिया गया था अब्दुल हसन को, ये जहांगीर ने दिया था। तो ये उपाधियां भी उन्होंने अपने चित्रकारों को दिया है जो जिस फील्ड में माहिर है। जो आपके मंसूर हैं ये ज्यादातर प्राकृतिक चित्र बनाते हैं, फूल पत्ती पेड़ पौधे पशु पक्षी। और इन्होंने साइबेरियन सारस का चित्र बनाया था जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, तथ्य याद रखिए। साइबेरियन सारस का जो चित्र है ये मंसूर ने बनाया है जो कि जहांगीर के दरबार में है। हालांकि भारत में जो चित्रकला का विकास है ये हुमायूं के शासनकाल में ही शुरू हो गया था और अकबर के समय में ये काफी ब्रॉड स्तर तक फैला। लेकिन चरमोत्कर्ष जो था ये जहांगीर के समय में आता है क्योंकि जहांगीर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे चित्रकला में। यहाँ तक कि उन्हें इतना ज्यादा परख था चित्रकला का कि वो कहते थे कि अगर एक चित्र को मिल करके विभिन्न चित्रकार बना दे और वो चित्र मुझे दिखाया जाए तो मैं बता दूंगा कि इस चित्र का कौन सा पार्ट किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। इतना ज्यादा उन्हें अनुभव था, इतना ज्यादा वो चित्रकला से परिचित थे। और जहांगीर के समय में ही जो चित्रकला है ये जो है मुगल शैली से और बाहर निकल के आती, यानी कि अभी तक जो चित्रकला बनते थे वो मुगल शैली में बनते थे। लेकिन जहांगीर के समय में जो चित्रकला है अब वो मुगल शैली से मुक्त हुई। अब उसमें भारतीय शैली और यूरोपीय शैली का काफी ज्यादा सम्मिश्रण पाया गया। हालांकि यूरोपीय शैली का जो सम्मिश्रण है अकबर के समय में भी मिलता है क्योंकि अकबर के समय से यूरोपीय काफी मात्रा में आने लगे थे। और जो मुगल शैली है उसमें यूरोपीय शैली का मिश्रण अकबर के समय में शुरू हो गया। लेकिन जहांगीर का समय आते आते मुगल शैली जो था उसमें अब भारतीय शैली यूरोपीय शैली सभी का सम्मिश्रण हो गया। इसी वजह से पारसी ब्राउन कहते हैं कि जहांगीर के समय में मुगल शैली ने अपनी वास्तविक आत्मा को खो दिया। यानी कि जो मुगल शैली की एक वास्तविक आत्मा थी, यानी कि सिर्फ मुगल शैली में सारे चित्र बनते थे, तो अब वो कह रहे हैं कि चूंकि अब इसमें सभी शैलियों का मिश्रण हो गया तब उसकी जो आत्मा है वो समाप्त हो गई या वो खो गई। ये पारसी ब्राउन ने कहा है जहांगीर के चित्रकार मतलब जो उनके टाइम पीरियड के लिए। चूंकि इन्हीं के समय में चित्रकला जो है अब वो सिर्फ मुगल शैली नहीं बल्कि सभी शैलियों में बनने लगी थी। और अब सिर्फ राज के दरबार का ही नहीं बल्कि आम जनजीवन का भारतीय जो चीजें थी उसका भी चित्र बनने लगा था। साथ ही यूरोप की जो शैलियां हैं उनका भी इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जहांगीर के समय में छोटे छोटे चित्र भी बनाए जाने लगे थे जिसको लोग अपने पगड़ी में लगा सकते थे, जिसको लोग अपने गले में लॉकेट के रूप में पहन सकते थे। जैसे अभी तो नहीं लेकिन कुछ समय पहले तक बच्चे जब जाते थे मेले में तो वो लॉकेट बनाते थे जिसमें चित्र या तो भगवान की फोटोज होते थे या अगर किसी हीरो हीरोइंस के फैंस हैं तो उनकी
मैंने हिस्ट्री में बताया भी था कि उन लोगों ने संगीत का जनाजा बनाया, जो संगीतकार थे, और वो औरंगजेब के महल के सामने से जा रहे थे कि संगीत की मृत्यु हो गई बोल करके। तो औरंगजेब ने पूछा कि ये क्या है, तो उनके मंत्रियों ने उन्हें बताया कि आपने उन लोगों को निकाल दिया, संरक्षण नहीं दिया, तो वो लोग उसकी अस्थि लेकर के, संगीत की अस्थि लेकर के जा रहे हैं, उसको दफन करने गाड़ने। तो औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, इन लोगों से बोलो कि इतना नीचे गाड़ दे कि दोबारा ये बाहर ही ना आए, इसकी जरूरत नहीं है। तो आज इतना ज़्यादा वो मतलब जो है कट्टर विचारधारा, मतलब एक तरीके से कि इन सब चीज़ों के विरोधी थे कि उन्हें लगता था कि ये षड्यंत्र का जरिया है, उन्होंने इसमें फालतू को विलास में घूमते हैं, पैसा खर्च करते हैं, शराब पीते हैं, शराब अच्छा नहीं है, वो शराब भी नहीं पीते थे, और वो लेकिन वो बीड़ा बजाते थे। ये बहुत ही मतलब एक अद्भुत चीज़ है। एक तरफ वो राज अपने दरबार से सारी चीज़ों को समाप्त कर दिए, और दूसरी तरफ उन्हें बीड़ा बजाने का शौक था। ये क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल शासक को बीड़ा बजाने का शौक था या शौकीन थे? औरंगजेब बीड़ा बजाने के लिए थे, और बीड़ा आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। यही क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? बीड़ा है। और औरंगजेब के साथ साथ समुद्रगुप्त भी बीड़ा बजाने के बहुत शौकीन थे, इसलिए ये दो राजाओं का नाम याद रखिए जिन्हें बीड़ा बजाना पसंद था। एक तो थे समुद्रगुप्त और दूसरे हैं औरंगजेब। दोनों दो का सिक्के पर भी बनाए गए हैं समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से शासक का उल्लेख, गुप्त वंश का कौन सा शासक है जिसका उल्लेख बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर किया गया है? समुद्रगुप्त। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और विस्तार भी किया था। तो ये, और शाही दरवेश कहा जाता है औरंगजेब को। ये क्वेश्चन बनता है कि शाही दरवेश के पद किसे दिया गया? औरंगजेब को दिया गया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इन सारी चीज़ों के विरोधी थे। हालांकि ये विरोध करते थे, लेकिन इनके समय में सबसे ज़्यादा जो है साहित्य पे किताबें लिखी गई हैं। हालांकि इन्होंने इनकी कोई जिंदगी वगैरह इन्होंने नहीं लिखवाया, या इन्होंने अपनी आत्मकथा वगैरह नहीं लिखी है। जब कहीं देखेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो उनकी बाबरी, और जहांगीर ने लिखा है तो जो कि जहांगीरी, शाहजहां का भी है जिनकी जिसमें बादशाहनामा के नाम से जाना जाता है। और वहीं आप देखेंगे हुमायूं का भी है हुमायूंनामा, लेकिन वो हुमायूं ने नहीं लिखा है। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने, जो उनकी बहन है, उन्होंने हुमायूंनामा लिखा है, जिसमें हुमायूं। और अकबर के जो बारे में लिखा गया है वो अकबरनामा है, या इसी को और क्या कहते हैं? अकबरनामा, आईने अकबरी। हालांकि अकबरनामा का एक पार्ट है आईने अकबरी। आईने अकबरी एक जिल्द है, अकबरनामा काफी बड़ा। तो ये लिखा किसने है अकबरनामा? अबुल फजल, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, और अबुल फजल ने उस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का वर्णन किया है जो उस समय के लिए एक अद्भुत ज्ञान था, और ये काफ़ी जो है कई जिल्दों या कई खंडों में
रात में बहुत गर्मी और सॉरी दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडा वहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे अलग सा ही जलवायु है। वो लोग डार्क कलर की पहनते हैं, जो कि आपको पता है जहाँ भी रेगिस्तान होगा वहाँ भी क्या होगा, वीरान होगा, ना तो हरियाली होती है ना तो कोई वहाँ पे और कलर दिखाई देता है, सिर्फ रेत ही रेत दिखना है। नहीं, दूर से देखने के लिए नहीं जहाँ जीवन में कोई कलर ना हो, तो जब जीवन में कलर ना हो तो जीवन क्या बेरंग लगता है, वो क्या बिल्कुल उजड़ा, जैसे जब पतझड़ आता है पत्तियाँ गिर जाती है ना तो अच्छा नहीं लगता। या जब गर्मी के दिनों में गेहूँ कट जाते हैं तो खेत की तरफ देखने का मन नहीं करता, वो खेत भी अजीब सा लगता है। वैसे राजस्थान में जब सब तरफ रेत ही रेत है, बाल भी बाल हुए, कहीं कोई कलर ही नहीं, खूबसूरती नहीं है, जैसे में लोग खुद ही कलरफुल कपड़े पहन लेते हैं कि कम से कम इसको देख करके मन में थोड़ा सा उत्साह आए, एनर्जी आए, उमंग आए। जैसे शादी वगैरह में यहाँ जो महिलाएं या पुरुष है वो क्या करते हैं, बहुत डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, कलरफुल, खास इसके दुल्हन वगैरह को देखिए डार्क कपड़े पहना है। अभी तो फैशन में आ रहा है, लाइट भी पहनने लगे, अन्यथा उनके कपड़े सबसे ज्यादा कलरफुल, चमकीले और आकर्षक होते हैं, और उसको देख करके लोगों के अंदर क्या ऊर्जा आ जाती है। या शादी या कभी भी आप लोग जब नए कपड़े पहनते हैं तो आप लोगों को एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस होता है ना कि आज हम बहुत अच्छे लग रहे होंगे या मेरा ड्रेस बहुत सुंदर है, तो ये क्या आपके अंदर ऊर्जा लेकर के आता है। और अगर आपको रोज रोज वही मरा मरा कलर पहना दिया जाए बिल्कुल लाइट, तो ऊर्जा नहीं आती है उतना, तो ये लोग क्या इससे ऊर्जा आती है, कलरफुल कपड़े पहनते सारे लोग, ताकि थोड़ा सा कम से कम इस वीरान मतलब जगह पे थोड़ा सा कलर आ जाए, ऊर्जा आ जाए, जीवन में खुशियाँ आए, तो इसी वजह से वहाँ के ड्रेस ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक है इसके पीछे। अन्यथा गर्म
और ये आंध्र प्रदेश का कॉटन कपड़े में बनाया जाने वाला हाथ से चित्रकारी है। ये विधि है इसको बनाने का। तो ये IAS का क्वेश्चन है। हाँ बेटी, इसमें नहीं, इसमें नहीं करेगा क्योंकि अब उसको तुरंत तो पहनेंगे नहीं, अब उसको फिर जो है अपना कुछ जो भी करते होंगे कुछ तो जाता होगा उसमें से। जैसे गोबर वगैरह घर पे लीप देते हैं, लिपाई कर देते हैं जब फर्श का, तो थोड़ी देर जब तक वो सूखता नहीं ना तब तक स्मेल आता है, सूखने के बाद स्मेल चला जाता है, नहीं आता है। या घरों में अभी भी पहले, अब तो लोग आला डाल के कर देते हैं कपड़ों को, कॉटन के कपड़ों पे करते हैं, नहीं तो लोग या चावल के मांड में भी कॉटन के कपड़े को टाइट कर लिया करते थे, स्मेल नहीं आता है। तो ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और बहुत ही सुंदर चित्रकारी होता है। और इसमें कलर भी पेड़ पौधों जो है इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग करके बनाया जाता है। बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है ये कलाकारी। इसके अलावा और भी एक चित्रकला है जो कि आपके उड़ीसा में प्रचलित है, इसको कहते हैं पट्ट चित्रकला। पट्ट चित्रकला कहाँ का है? उड़ीसा का है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पट्ट चित्रकला कहाँ प्रचलित है। इसके अलावा वर्ली चित्रकला, वर्ली कहाँ का है? वर्ली नाम सुना होगा आपने, महाराष्ट्र। वर्ली स्टेशन का नाम सुना होगा। महाराष्ट्र और गुजरात के सीमांत क्षेत्र, यानी कि दोनों का जो सटा हुआ इलाका है, इन्हीं इलाकों में वर्ली चित्रकला प्रचलित है। वहाँ की जनजातियों में ये चित्रकला प्रचलित है, यानी कि आम लोग नहीं, जो वहाँ की जनजातियाँ हैं वो वर्ली चित्रकला बनाती हैं। और ये जो वर्ली है ये IAS हो या टेट हो, ये सभी एग्जाम में आता है कि वर्ली चित्रकला कहाँ का है? महाराष्ट्र का। मोस्टली वहाँ पे ऑप्शन में दे देता है, लेकिन अगर और बड़ा स्तर पे पूछता है तो गुजरात और महाराष्ट्र के सीमांत इलाकों में जनजातियों में प्रचलित है वर्ली कला। तो याद रखेंगे वर्ली के बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट था आपका वर्ली। इसके अलावा तंजावुर में भी चित्रकला का काफी विकास हुआ है। मालवा, बूंदी, कोटा, ये सब किशनगढ़ सब आपके राजस्थान का है। कांगड़ा, कसौली जो है पहाड़ी चित्र है। इसके अलावा है आपका उड़ीसा का पट्ट चित्र, ये तो आपको याद हो गया होगा। काली घाट का पट्ट चित्र, काली घाट का जो पट्ट चित्र है ये काली मंदिर नाम सुना होगा आपने, ये कहाँ है? काली का मंदिर जो बहुत कलकत्ते वाली नाम सुना है ना, अक्सर लोग बोलते काली कलकत्ते वाली। तो ये जो आपका काली घाट कला है, ये जो काली का मंदिर है कलकत्ता में, उसी के आसपास ये प्रचलित है, फैला हुआ है। और ये कॉटन के कपड़ों पर भी बनाया जाता है और कागज पर भी बनाया जाता है। और ये आम लोगों के बीच जिस तरह का डिमांड होता है उसी हिसाब से बनता है। तो ये क्वेश्चन आया है कि काली घाट जो कला है या जो चित्रकला है ये किस राज्य में फैला हुआ है या किस राज्य का है? तो ये पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। अगर ऑप्शन में आ जाए कि कलकत्ता का तो कलकत्ता हो जाएगा, क्योंकि पहले पश्चिम बंगाल कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आपका है
कितनी संयोग की बात है कि महात्मा गांधी से ही जो है विचारों का मतभेद होने की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की और फिर उन्होंने देश भी छोड़ा। लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी के लिए ऐसे सम्मानजनक शब्दों का सबसे पहली बार प्रयोग किया या उन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? ये एग्जाम में आता है। हाँ, विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनंगा फकीर। और इन्होंने तिलक को भी उपाधि दी। ये भी आता है कि तिलक को किसने अशांति का दूत कहा था? वो इन्होंने ही कहा था। विंस्टन चर्चिल ने ही तिलक को कहा था अशांति के जनक है ये, इन्हीं की वजह से भारत में इतनी अशांति है। तिलक को उन्होंने कहा था। तो उन्होंने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर और इनको जो है कहा था अशांति का जनक। और इसी के लिए उन्होंने केस कर दिया था उनके ऊपर, विंस्टन चर्चिल के ऊपर। और तिलक जब ये केस करने के लिए गए ब्रिटेन तो उनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर उनकी समाधि बना दिया गया। तो ब्रिटेन में ही है, ब्रिटेन में ही बना दिया गया उनकी समाधि। वो उनकी जो मृत्यु है वो ब्रिटेन में हो गई थी। तो ये उपाधियां भी एग्जाम में पूछ लेता है, उपाधि भी याद रखेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को आपने देखा, अवनींद्रनाथ जो ठाकुर है इन्हें आधुनिक भारत की चित्रकला का पितामह कहा जाता है। अवनींद्रनाथ
फिर से पढ़ दे, ठीक है, फिर से पढ़ दे। पहला ऑप्शन है लेपाक्षी चित्रकला में शैव तथा धर्म निरपेक्ष विषयों से संबंधित चित्र बने। क्या लेपाक्षी मंदिर में शैव के साथ साथ अन्य भी क्षेत्रों के चित्र बनाए गए हैं? दूसरा सही है। सम्रांग गढ़सूत्र में लघु चित्रकारी का उल्लेख मिलता है। सम्रांग गढ़सूत्र एक पुस्तक है, कह रहा है कि इसमें लघु चित्रकला का उल्लेख मिलता है। और तीसरा है भारत में लघु चित्रकला का सबसे प्राचीन उदाहरण पाल वंशीय कला है। और आपका नेक्स्ट है चित्रकला की
फ्रेस्को में गीली सतह है और टेम्पेरा में सूखी सतह है। ये चीज याद रखना है। हाँ बेटी, एग्जाम में आ गया। फ्रेस्को टेम्पेरा सही कर दीजिएगा, क्योंकि यही मानते हैं लोग। हाँ, ये एग्जाम में आया है। फ्रेस्को और टेम्पेरा में क्या अंतर है? फ्रेस्को और टेम्पेरा में क्या अंतर है? ये एग्जाम में आया है। हाँ, तो बताएंगे चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसके समय में हुआ? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां? प्रारंभ पूछ कहाँ है? तो चरमोत्कर्ष है, तो प्रारंभ पूछेगा तो हुमायूं। अकबर के समय में भी काफी विस्तार किया, लेकिन चरमोत्कर्ष जहांगीर का। और पतन कहाँ शुरू हुआ? और अगर कह दे पतन हो गया, औरंगजेब के समय में पतन हो गया था। ठीक है, कौन सी शैली राजस्थान की उपशैली नहीं है? कोटा, बूंदी, मारवाड़ और आपका कांगड़ा। ये पहाड़ी शैली है। कांगड़ा कौन से राज्य का है? हिमाचल। अगर हिमाचल ऑप्शन में नहीं है तो कश्मीर। और बसोली कश्मीर का है। कश्मीर का है। ठीक है, मधुबनी कहाँ का है? बिहार। और पट्टचित्रकला, पट्टचित्रकला उड़ीसा का। और हाड़ कहाँ का है? राजस्थान का है। मफलर जैसे कपड़े बनाया जाता है। और सोहराई कोमल झारखंड का है। और इसके अलावा कलमकारी आंध्र प्रदेश का है। वर्ली महाराष्ट्र का है। इन सब में अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, एग्जाम तक याद रहे तो अच्छी बात है। रिवीजन वगैरह